विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। डिप्रेशन बना एक संगीन मसला। जज्बाती और जिस्मानी मसाइल से नौजवान दो चार। कश्मीर में 41% से जायद बालिग अफराद डिप्रेशन के शिकार। मरकजी खित्ते में खुदकशी की कोशिशों में नुमाया इजाफा। बेवाएं, यतीम, माजूर अफराद और स्कूल जाने वाले बच्चे डिप्रेशन का शिकार। क्या है मुश्किल का हल? देखिए प्रोग्राम सलाम जेके में रोजाना सुबह 9:30 बजे। बीते बरस के खास लम्हात। साल 2024 में हुए बड़े बदलाव। मरकज की पॉलिसियों के अवाम पर असरात। सियासत से सलामती तक, खेल से कारोबार तक, गांव से शहर और कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह, सीनियर नेता कांग्रेस के और पहले सदर रियासत, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद, यानी 370 में जो संशोधन हुआ और 35 को रिपील किया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में अमन आया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो अलगाववादियों का तमाशा था वो भी खत्म हो गया है और पत्थरबाजी भी पूरी तरह से खत्म हो गया। वहां पर टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूती मिली है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जब विलय किया गया था और आज के दौर में बहुत ही अंतर है, लिहाजा बड़ा लाजमी हो चुका था। जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो बड़ा ही उचित फैसला है। यानी 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो बड़ा सही था और उसको करण सिंह ने इंडोर्स किया है। एक इंटरव्यू में, एक नेशनल पेपर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा 370 हटने से हुर्रियत का तमाशा बंद हो गया है। डॉक्टर करण सिंह का कहना है 370 के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। ये डॉक्टर करण सिंह का बहुत बड़ा बयान है। बड़ा इसलिए माना जाता है कि पहले सदर रियासत थे और वो 18 साल की उम्र में ही वो सियासत में आ गए थे और बड़े अहम ओहदों पर लड़े। बड़े जानकार हैं, बहुत भाषाओं का इनको ज्ञान है। और बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है उसमें जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी खत्म हुई है, हुर्रियत का तमाशा बंद हो चुका है और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने, यानी 2,11,00,000 टूरिस्ट जो आए हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया। डॉक्टर करण सिंह का ये बड़ा बयान है। एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में डॉक्टर करण सिंह ने इसका खुलासा किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। जी एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं उन्होंने। इंदिरा गांधी का खुलासा भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे क्यों राष्ट्रपिता
राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि पीओके को कैसे वापस लिया जा सकता है। संसद में तनातनी पर भी उन्होंने अपनी बयानात दिए हैं। विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कोई संविधान खतरे में नहीं है, बहुत सी रचनात्मक बातें हुई हैं, संविधान में वक्तन बदलाव किया जाता है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। समान नागरिक संहिता पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित बनाने पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। उनको ऐतराज इस बात को लेकर के जरूर है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, इस पर उन्होंने ऐतराज जाहिर किया है। लेकिन कुल मिला के उनका ये मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत मिली है। अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी से बड़ी राहत मिली है, डॉक्टर करण सिंह का कहना है। डॉक्टर करण सिंह लगातार ये हिमायत कर रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिला है। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों का तमाशा, सेपेटिस्ट की जो एक्टिविटीज थी वो पूरी तरह से बंद होगी। हम सब जानते हैं कि अलगाववादी जब कैलेंडर निकालते थे तो वो सरकार कैलेंडर के मुताबिक ही चलती थी, ना संविधान ना लोकतंत्र, फिर सिर्फ और सिर्फ अलगाववादियों का कैलेंडर चलता था। अलगाववादी बोलते थे कि 5 मंडे से थर्सडे तक बंद रहेगा, तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बंद रहते थे, बाजार भी बंद रहते, सारी गतिविधियां बंद रहती थी और उनके कहने पर ही सारा सिलसिला चला करता था। लेकिन हम भी गवाह हैं इस बात को लेकर के कि 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद का शटर पूरी तरह से बंद होगा। हम आए दिन देखते थे कि कहीं ना कहीं एक तरफ आतंकवादियों के साथ सेना के जवान लोहा ले रहे होते थे और दूसरी ओर उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हुआ करती थी। तो ऐसे में पत्थरबाजी भी बंद हुई। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शक्तिदत्त शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शक्ति जी, सवाल ये उठता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया, संवैधानिक बदलाव आया है, हम सब जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम विश्व हिंदू परिषद के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि 90 के दशक में बहुत ज्यादा आतंकवादी कहें या किसी एक विशेष समुदाय ने हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद उसमें कुछ काम हुआ है? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से काम किया गया या सरकार की तरफ से कुछ काम किया गया है? जी शक्ति जी। हाँ विनोद जी, ये जो 5 अगस्त 2019 का जो है ना, ये आप इसको एक लैंडमार्क मानिए। लैंडमार्क, एक मील का पत्थर है ये योद्धा लोगों ने जो डिसीजन लिया, ये योद्धाओं का काम था जी, और लिया है। और कश्मीर के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो तो सबके सामने है। तो बात आप विश्व हिंदू परिषद की जो कह रहे हैं कि वहां पर जिस प्रकार से मंदिरों को जो क्षतिग्रस्त किया गया था, ये बात आप मानिए कि इट वाज नॉट अ फ्रीडम मूवमेंट, ये एक कम्युनल मूवमेंट थी, एक फिरका प्रस्त मूवमेंट थी। इसलिए उसका उनका जोर था। जिस प्रकार से पूरा पुराना रहता है कि बाबर के समय से लेकर के और इस समय भी वही हुआ, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और कश्मीरी मूवमेंट थी वो, तो मंदिरों से क्या लेना देना? फिर कश्मीरी पंथों को साथ रखते जी, कश्मीरी पंथों को पूरा कम्युनिटी बाहर निकाल दिया आपने, उनको मार काट करके, बहु बेटियों को मार करके आपने बाहर निकाल दिया। और मंदिरों को जो क्षतिग्रस्त किया गया वो 2019 के अंदर ही जो यहाँ पर यूटी बनी और जो केंद्र के अंदर मोदी सरकार थी और विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो संस्थाएं थी यहाँ की, उनके सहयोग से उनका पुनरुद्धार हो रहा है जी। कुछ फौज के माध्यम से, कुछ सीआरपी के माध्यम से, कुछ संस्थाओं के माध्यम से आज फिर सनातन का वहां पर झंडा लहरा रहा है। और लाल चौक के अंदर से लेकर के हर जगह फिर मंदिरों का एक बार फिर वहां घंटियां बज रही हैं, फिर वहां आरती हो रही है। ये सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है सबको। शक्ति जी, कुछ लैंड जो मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की जमीन थी, उनको इंक्रोच किया गया, उसके बाद उनको बेचा भी गया। क्या आपको लगता है कि बेचने वाले, खरीदने वाले और उस समय के ऑफिसर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, उनको लगा इस समय जब उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को पूरे बाहर निकाल दिया,
उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ा हमें एक पाकिस्तान बन ही जाना, यहाँ पर ये इस्लामी देश बनने वाला है। तो उन्होंने उन जगहों पर एंक्रोचमेंट की और उन कुछ लोगों के साथ मिलकर के, और कुछ ऑफिसर भी थे उनमें जी। मैं ये नहीं कहता कि जो वहां पर जो कम्युनल लोग थे, जो एक फिरकाप्रस्त लोग थे, उन्होंने नहीं किया। वहां जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर ही बहुत सारी ब्लैक शीप्स थी। उन्होंने रेवेन्यू के लोगों ने मिलकर के उसको एंक्रोच किया, उस पर कब्जे किए, उसका रिकॉर्ड चेंज किया, और आज हो रहा है। जो सब जो इसमें आएंगे रडार में, वो सब पकड़े जाएंगे और पकड़ना भी चाहिए उनको। दे शुड बी पेनलाइज्ड। जी, रडार में लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है? जिससे विनोद जी, ये जितना कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद ऐसा संस्था नहीं है, इसमें हमारी ही भूमिका है जी। एक जब भी कोई जोरदार काम सरकार करती है तो उसके पीछे प्रेशर ग्रुप रहता है एक। और मैं इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं अपने आप को कि ये जो इसके जो प्रस्ताव लाने के लिए और उससे बात के लेकर के जितना भी ये बना हुआ है, ये सारी हमारी सब कुछ नहीं लेकिन मैक्सिमम हमारी गाइडलाइन के अनुसार ही हो रहा है, एंड वी आर सेटिस्फाइड। चलिए, प्रेशर ग्रुप से एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं। प्रेशर ग्रुप ने दिल्ली की सरकार पर यह प्रेशर क्यों नहीं बनाया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है उस पर कड़ा कदम उठाया जाए? देखिए विनोद जी, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, मैं पिछले दिनों जो यहाँ पर रैली हुई वहां भी कहा कि जिस जनरेशन को जो आज वहम हो कि इस समय बाबर ने और औरंगजेब ने नहीं किया होगा, झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आज वो बांग्लादेश देख लें। और वहां पर जिस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है फिरका परस्ती का, वो सबके सामने है। और एक बात तो आप मानिए कि जो इस समय भारत के अंदर सरकार है वो कमिटेड है टू द हिंदुइज्म जी। वो पूरी सहायता दे रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक कुछ परिस्थितियां रही हैं। लेकिन ये बात आप कहिए कि जो विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार पूरा कंसर्न है इसके बारे में, और कुछ भी करने के लिए ये कि क्या पता किसी दिन आपको पता लगे कि सवेरे उठ के क्या हो गया है, तो हम यहाँ तक जाने को तैयार हैं। यानी शक्ति जी बड़ा आश्वस्त हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता कि हम उनको यतीम छोड़ देंगे। हमारे भाई हैं वो, हमारा समाज है, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये परमात्मा करे ठीक होगा सब कुछ। चलिए शक्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो शक्ति जी ने कहा कि हम एक प्रेशर ग्रुप है, विश्व हिंदू और परिषद जो है एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और प्रेशर ग्रुप लगातार सरकार पर दबाव बनाता है। जो भी चेंजेस आ रही हैं वो विश्व हिंदू परिषद या दूसरे दीगर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके दबाव के चलते। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। राकेश पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप जी आपका भी स्वागत है। शेख ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। शुरुआत मैं शेख ओवैस से ही करना चाहूँगा। साहब, ये डॉक्टर करण सिंह की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने इंडोर्स किया है 5 अगस्त 2019 के यूनियन फैसले पर, जो यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया था। शेख साहब। विनोद जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से आदाब, जो भी पैनल में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते जी। रही बात जो करण सिंह साहब ने जो ये आज फरमाया, आज 5 साल के बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि यही वही करण सिंह है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बात की थी जब हमारा देश के साथ विलय हुआ था। किन शर्तों पे हुआ था, क्या हुआ था, वो तो करण सिंह जी ने ही पार्लियामेंट के अंदर बोला। देखिए, मैं उनकी मजबूरी बोलो, सियासत बोलो, मैं पर्सनल नोट पे मैं समझ सकता हूं कि माहौल किस तरह जा रहा है, कहां जा रहा है। देखिए, मुद्दे की बात ये है, आपने बोला कि पथराव नहीं हो रहा है, हम कह रहे नहीं हो रहा है, हम उस चीज का वेलकम करते हैं। जो हुर्रियत लीडर्स का आप लोगों ने जिक्र किया कि
उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, हम भी देख रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो चुकी है। हमने कभी ना कभी पथराव का सपोर्ट किया, ना हमने आतंकवाद का सपोर्ट किया, ना ही हमने कभी हुर्रियत का सपोर्ट किया। देखिए, मुद्दे की बात यह है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारा देश के साथ हुआ, हमने देश का हाथ थामा, देश ने हमारे साथ वो किन 3 चीजों पे हुआ है वो पूरे देश को भी पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है। हमारे साथ क्या वादा किया गया, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे लाल चौक से, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया लोगों के साथ। देखिए विनोद जी, सियासत को साइड रखे हुए हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मैं जिसमें कश्मीरी भी है, जिसमें मेरा जम्मू का भाई भी है, डोगरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमने देश के एंड से हमेशा धोखा खाया। उन्होंने हमेशा हमारे को वो ख्वाब दिखाए, प्रोमिसेस किए हमारे साथ। 1947 से लेके अभी तक आप जो प्रिंसली स्टेट जब हमारा मिलाप हुआ देश के साथ जी, किन शर्तों पे हुआ वो आपके सामने है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी का प्रॉमिस वो आपके सामने है। फिर आने वाले टाइम में आगे गए, मतलब मरहला आगे चलता गया। फिर आपने 2019 का एपिसोड भी देख लिया जी, एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने बोला कि हम जी स्टेटहुड वापस बहाल करेंगे जो ही इलेक्शंस होएंगे। देखिए, धोखा हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ है, धोखा हमें हमेशा सेंटर की तरफ से मिला है। देखिए, इससे जैसे मैंने अटल वाजपेयी जी का भी मैं बड़ा मतलब एक टाइप का फैन समझो, या उनकी लीडरशिप पे मुझे बड़ा, मतलब बीइंग ए कश्मीरी आउट है यूथ, बड़ा मजा आता था कि जब जो हकीकतन वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते थे और उन्होंने वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट किया भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कहा दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हमें खत्म करनी है। जब हमें हमेशा से यही धोखा सेंटर से, देश के ऐवान से मिलेगा, प्रॉमिसेस जम्मू कश्मीर के लोगों को किया जाएगा, फिर उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। मुझे विनोद जी एक चीज बताइए, ये हुर्रियत जैसी जो लीडरशिप, चाहे अलगाववाद, चाहे पाकिस्तान को, आपको भी पता है कैसे फिर इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप धोखा देते हो यहाँ पे लोगों को, उनको इजीली फिर इन्वेस्टिगेट हमारे नेबर्स करते हैं, बोलते हैं देखो इन्होंने ही आपको वादा किया था 1947 में, फिर 1953 में, फिर शेख इंदिरा अकॉर्ड, फिर आने वाले टाइम में मोदी जी का दौर 2019 का। इससे लोगों के दिलों में वो प्यार कहां से जाएगा? आज एक हुर्रियत राकेश पंत जी के पास, जब यही धोखा, राकेश जी, राकेश जी, इन्होंने कहा कि ये मजबूरी में दिया गया स्टेटमेंट है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुझको आती नहीं। शेख अवैस साहब जैसे लोग जो हैं, वो आज करण सिंह जी जो इतने बड़े स्टेट्समैन हैं, इतने बड़े राजनेता हैं कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु में सियासत में कदम रहा, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, इतनी सारी हमारी भाषाएं जानते हैं और इतने सारे पदों पर रहे हैं। क्या वो राज्यसभा होगी, क्या वो केंद्र में मंत्रालय हो गए, उन्होंने सब भोगा है। किस चीज़ की मजबूरी है उनकी? लेकिन इनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने सत्य के ऊपर प्रकाश डाला है। और करण सिंह जी का यहां तक स्टेटमेंट की बात है, दिस हैज विंडिकेटेड द स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि थिंग्स हैव टर्न्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बिल्कुल, पत्थरबाजी कम हो गई। अब हम ये कहें, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट वहां पर आए हैं, तो कांग्रेस ओहो कहां से आगे बताइए? यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां से आगे, कहां का डाटा है? भाई करण सिंह जी ने कहा है, इतने बड़े राजनेता हैं, उन्होंने कहा है, कुछ तो सोचकर बोला होगा उन्होंने। तो ये चीज देखने वाली है कि आर्टिकल 370 जाने के बाद अगस्त 2019 के बाद यहां पर चीजें बदली। लोगों ने बिना डर के यहां पर वोट दिया, चाहे सरकार कोई भी आई, उसके बाद बंदूक के साए से बाहर निकलकर वोट दिया। आज लोग जो है वो वहां पर मैं कहता हूं कि जो एडवेंचर है उसका आनंद ले रहे हैं कश्मीर में। और इन्हीं के नेता जो है वहां जाकर कभी स्कीइंग करते थे, कभी संगलदान जैसे हमारे पिछड़े क्षेत्रों में जाकर वहां पर भाषण देते थे। ये कब संभव हुआ?
जी। और जिसकी ये बात करते हैं, अभी क्या कहा कि वो भाई हैं, हम सब हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई हैं, लेकिन भाई को चारा मत बनाइए। 1999 में क्या किया आप लोगों ने? आप देखते रहे हो वहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी बहु बेटियों के साथ क्या हुआ। इसका इल्जाम आप पर है और ये लोगों की अदालत है। आप कश्मीरी मुस्लिम जो है वो ये समझ चुका है। और यहां तक आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कही, उनका कथन है कि दिल्ली और दिल की दूरियां दूर होनी चाहिए, तो वो हो रही है ना दूर। लोग कश्मीर के जो हैं वो प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर रहे हैं। जिस पटल पर और जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है, वहां पर रेल अगले महीने पहुंचने वाली है। ये विकास नहीं है, ये आप लोगों को विकास नहीं दिखाई देता। चलिए जगदीप जी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? आपकी राय बतौर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। और वैसे सब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जगदीप जी से पूछ लेते हैं। जगदीप जी। विनोद जी, दशानंद रावण ने शिव तांडव में कुछ कहा है, उससे मैं शुरू करूंगा बात। दृश्यत विचित्र तल पे और भुजंग मोक्ति क्र सजो, गरिष्ठ रतन लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो, तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महींद्रियो, समम परिवर्तिता मना कदा सदा शिव भज। अभी जो विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति यहाँ बैठा था और जो वो जहर उगल कर गया, उसी का ताना बाना भाजपा के यहाँ बैठे हुए जो प्रवक्ता है कि नहीं, ये बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी खूब उगला। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ विनोद जी। पहली तो बात, क्या बना दिया इस देश को, कितना जहर। और वो खुलकर बोल के गए कि जो भारत में हो रहा है उसके पीछे हम हैं। मतलब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जो नई परंपरा चालू हुई है मोदी जी के इस राम राज में, उसमें वो लोग हैं और है, अभी कोई शक नहीं। दूसरी बात, अभी मैंने सुना कि जनाब देखिए आपने 90 के दशक में क्या किया जब हालात बिगड़े। तो भाई साहब पहले मुझे ये बता, उस वक्त सत्ता में कौन था, सरकार किसकी थी, समर्थन किसका था, जगमोहन को किसने भेजा था? नहीं, 1987 में किसकी सरकार थी? रिगिंग हुई। मैं विनोद जी इस पर पहले भी बात कर चुका, मैं आज इस सवाल का जवाब दूंगा, निश्चित तौर पर दूंगा। ये दो रीजनल लीडर्स की सत्ता की लड़ाई, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे, फारूक साहब भी थे। उसके पीछे की क्या वजूहात है, जब आप उनको पढ़ोगे और तब की रिपोर्टिंग्स देखोगे, कहां किस पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से क्या हुआ, तो आपको परिस्थितियां समझ में आएंगी। लेकिन हर बार रिगिंग का नाम लेकर क्या आप कश्मीरी पलायन को नजरअंदाज कर देंगे? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी जो है उन लोगों पर डालने से गुरेज करेंगे जो उस वक्त सत्तासीन थे? बीपी सिंह साहब तो कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा जानते ही नहीं थे। तब जगमोहन जी को भेजने के बाद मैं ऐसी आपको दर्जन एग्जांपल्स दे सकता हूं। कश्मीरी पंडित लीडर्स की स्टेटमेंट, किसी को एयर टिकट थमाया गया, वहां से अनाउंसमेंट करके बोला गया कि आप जाइए जम्मू में, सारे आपके अरेंजमेंट सबने कर दिए। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंद करके मैं मुद्दे की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं जी, पर देखिए उन्होंने कहा क्या, उस बयान को आपने, मुझे लग रहा है इतने गौर से अभी देखा ही नहीं किसी जी। उन्होंने कहा भाई आतंकवाद तो चलता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है। पहली तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ कि आर्टिकल 370 को इन्होंने जमीन में गाड़ दिया, वो जस का तस है संविधान में। दूसरी बात, ये करण सिंह साहब भी कह चुके हैं कि भैया आतंकवाद तो चलता रहेगा, तो फिर किस बात का दावा था इनका? यही था ना कि हम 370 हटाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। रही बात पत्थरबाजी की, मैं एक बात आज कह रहा हूं आपके मंच पर व्यक्तिगत तौर पर, क्या कभी सरकार ने बताया कितने हजार नौजवानों को कश्मीर से उठाया जो पत्थरबाज है, जो देश विरोधी है? दीजिए सजा उनको, डालिए जेल में, लटका दीजिए फांसी पर, लेकिन उनको लीगल राइट तो दीजिए। आज 4 से 5 साल हो गए, हजारों फैमिलीज ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता उनके बच्चे देश की किस जेल में डाले हैं। ये बता रहे हो आप इंसाफ? यही केपीएस गिल ने पंजाब में किया था, जो आज तक पंजाबी भुगत रहे हैं। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी विनोद जी। दिस इज नॉट द वे हाउ वी यूजुअली डिस्कस द थिंग्स। तो मैं समझता हूँ, चलिए मुद्दे पर जब राकेश जी के पास आता हूँ, लेकिन पहले सोहित जी आपकी क्या राय है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या राय है? सोहित जी। देखो विनोद जी, बात ऐसी है कि जिस तरह से हमारे दिल की धड़कन जो माननीय डॉक्टर करण सिंह जी ने जो बात रखी, ठीक है, वो उनकी अपनी विचार हो सकते हैं,
लेकिन अगर सामने देखिए, जो हालात देखिए, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारे जो डांगरी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस तरह से टारगेट किलिंग शुरू हुई और जो हालात बने, अगर आप 2003-4 में जब कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उस दौरान जब देखा जाए तो 370 के दौरान काफी स्थिति सामान्य हो चुकी थी, पत्थरबाजी दूर दूर तक नहीं रही थी और हालात सामान्य पे सामान्य होते गए थे। हीलिंग टच पॉलिसी चली गई थी, हर एक चीज पे काम किया गया था। सो कहने का मतलब ये है, हमारा मकसद एक ही था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को बराबर का हक देना है। वो हमने 2003 में पीडीपी और कांग्रेस से मिलकर काम किया और वही चीज आगे चलकर आगे काम आई। तो आज का जो हालात है 5 अगस्त 2019 के बाद से, किस तरह से कश्मीर से नौजवानों को उठाया गया, जिस तरह से जगदीप जी बात रख रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि जो पत्थरबाज है, जो उनको फांसी दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनको बेवजह जेलों में बंद किया गया है, उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हालात सामान्य करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए उन लोगों को वापस परिवार के साथ मिलाना भी बहुत जरूरी है। तो इन बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो करण सिंह जी ने कहा, वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो सभी को डेमोक्रेसी बोलने का हक है। तो बाकी मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि ना ग्रेनेड से, ना गोली से, बात बनी की बोली से जम्मू कश्मीर में शांति का यही एक तरीकाकार है जो आने वाले समय में काम आएगा। चलिए अवैध साहब, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो लोग बंद है जेलों में, राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा करवाया जाएगा। इस पर कोई तबसरा या टीका टिप्पणी आपने नहीं की और उल्टा ये कहा कि आरक्षण को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी बना दी। जो मूल मुद्दे थे उससे क्यों हट रहे हैं? जी वैसा देखिए विनोद जी अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, अभी तक वो प्रॉमिस स्टेटहुड का वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। वो तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक बिजनेस रूल्स तक इन्होंने लागू नहीं किए हैं। अभी काफी इनको लगता है कि हमें परेशान करके, हमें तंग करके ये कुछ यहाँ से पाएंगे, ये कुछ नहीं पाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये इस चीज को और खराब करते जाएंगे। आपने 2019 करना था, 5 अगस्त करना था आपको, उसका भी एक तरीका था। ये देश चलाना है। देखिए, ये गुंडागर्दी करके ये चीजें लोगों के दिलों में आप जख्म डालने के बदले आपको चाहिए आप मरहम डालें। आपने जब 2019 5 अगस्त किया, आपने तो यहाँ का जो हमारा जो असेंबली के जो मेंबर्स है, इसमें प्रॉपरली उनका कोई रोल नहीं था, उसमें उठा के सबको जेल में डाल दिया। 2019 5 अगस्त का डिसीजन ले लिया। देखिए, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये रातों रात नहीं आते। ये आप जो नेबर्स है हमारे, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप उनको ये चांस दे रहे हो कि कश्मीर में हालात खराब हो जाए, आप खुद कसूरवार होएंगे। ये जो आप बच्चों को जेल में डाल के, अभी ये शुएब जी, मुझे शर्म आ रही है कि क्या बोल रहे थे ये, अगर जी किसी ने पत्थर मारा अब उसको फांसी लगाओ। अरे यार, कम से कम ये बोलो, उनको गाइड करो, उनको एक वार्निंग दी जाए, उनको एक एमनिस्टी की तहत समझाया जाए। अरे किसी ने पत्थर मारा, मैंने कहा जो गलत है उनको फांसी दो। नहीं कर सकते हैं आप, देश के खिलाफ जो गलत है उसको फांसी दो, ये कहा था। हम एमनिस्टी जो जिस तरह से लोग हैं उनको मैंने ये बात नहीं कही थी कि लाओ और फांसी पे लटकाओ। डेमोक्रेसी में हर एक का हक है। हाँ, अवैध साहब आपको रोकूंगा 1 मिनट, एक मिनट के लिए आपको 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। मैं राकेश पंजी से जानना चाहूंगा, शेख ओवैस बार बार कह रहे हैं कि आप मरहम नहीं लगा रहे हैं, आप जख्म दे रहे हैं और ये जख्म नासूर बन जाएंगे। जी राकेश जी, ये आर्टिकल 370 जब गया अगस्त 2019 में, तो उसके पहले यहाँ पर हुर्रियत जो है वो एक कैलेंडर निकालती थी और उसके बाद ये फैसला लिया जाता था कि आज इस क्षेत्र में पत्थरबाजी होगी, कल उस क्षेत्र में, और लोगों को, बच्चों को, खास करके कश्मीरी हमारे बच्चों को 100 रुपया और 200 रुपया देकर पत्थरबाजी करने के लिए भेज दिया जाता था, उनको धकेल दिया जाता था, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। और यहाँ तक कश्मीरी युवाओं की बात है, आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि पैलेट गन्स जो है वो कौन लाया कश्मीर में? भारतीय जनता पार्टी लाई क्या? ये जो कश्मीरी युवा जिनकी आंखें चली गई, उसके जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई वहां पर, तो इसलिए कांग्रेस भी समर्थन में थी। बिल्कुल कांग्रेस समर्थन में थी, तो इसलिए जी को आप छोड़ रहे हो आप इस पर भी रोशनी डालिए कि कश्मीरी जो है वो 2019 के बाद जब धारा 370 जो है वो चली गई, उसके बाद वही बच्चे जो है वो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अपने परिवारों का सहारा बने हुए हैं। आप लोगों ने उनको क्या दिया? और यहां तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, मैं बार बार कहता हूं कि इनके राज में वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट रन की जा रही थी हुर्रियत के द्वारा, तो इस पर रोशनी डालनी चाहिए। आज कश्मीर तरक्की कर रहा है, विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा, आपको पच नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं पच रहा क्योंकि बहुत बड़ा पैसा जो केंद्र से आता था उसको यहां खुर्द-पुर्द करने के पीछे यही पॉलिटिकल पार्टीज थी। केसेस हुए इनके ऊपर जी। और यहां तक अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि 1984 में जो केपीएस गिल ने किया, वहां पर वही कुछ लोगों ने यहां पर किया। मैं अपने काबिल दोस्त से ये पूछूं कि जो केपीएस गिल ने किया वो किनकी अध्यक्षता में किया, किनके मुख्यमंत्री काल में किया? उनका नाम भी साथ जोड़िए, स्वर्गीय बेअंत सिंह जी, उनके ऊपर भी आइए ना कि बेअंत सिंह जी ने भी किया। और फिर बेअंत सिंह जी के नाम के साथ साथ इंदिरा जी को भी जोड़िए। 1984 में अकाल तख्त के ऊपर आप लोगों ने टैंक चढ़ा दिए, वहां पर 16,000 सिखों की हत्याएं कर दी, टायर डाल दिए उसके ऊपर, तो इसको भी साथ में जोड़ना चाहिए। जनता जो है ये सब जानती है। आप केपीएस गिल को उठाएंगे और बेअंत सिंह को नहीं उठाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप बेअंत सिंह को उठाएंगे और इंदिरा गांधी को नहीं उठाएंगे, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस जो है वो इसमें मुलव्वस रही है मेरे भाई, इस पर रोशनी डालनी चाहिए। देश अब जान चुका है, देश का जो युवा है, देश की जनता आपके इन्हीं क्रियाकलापों की वजह से आज आप लोगों को सत्ता से उन्होंने बाहर किया, इसलिए रोशनी डालनी। कह रहा हूं कि जो पत्थरबाज कसूरवार है, दे शुड बी पनिश्ड एंड पनिश्ड सिवियरली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि निर्दोष लोगों को, और ये तो आपका फर्ज बनता है जिन्होंने कश्मीर में ये वादा किया था लोगों के साथ। चलिए, ये हमारी मानवता है। कांग्रेस हमेशा फिलैंथ्रोपिक अप्रोच के साथ खड़ी होती है। हम ये कहते हैं कि उनको लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए। और जो सिंह साहब ने कहा, करण सिंह साहब ने कहा, मैं आखिरी बात करके पूरी करूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ ये है कि भाजपा ने 370 को जमीन में गाड़ दिया। आप मुझे उसका खंड एक बकाया है, अभी खंड एक बकाया है, ये उसमें संशोधन हुआ है, तो ये क्लियर है जी। और आतंकवाद नहीं रुका, यही सिंह साहब ने कहा जी। जी जी सोहित जी, पैलेट गन का जिक्र किया, आपको बड़ी हमदर्दी थी। आपकी चीफ मिनिस्टर ये कहती थी कि बच्चे दूध लेने जाते हैं वहां पे, आज आपको बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। जब सत्ता पानी थी, सत्ता का लुत्फ लेना था, तो आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी है, बताइए अब। देखो विनोद जी बात ऐसी है, इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, आपको याद होगा कि पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में 12,000 के करीब बेगुनाह नौजवानों से एफआईआर को वापस लिया गया। शेख साहब, इस बात को भी मैं दोहरा रहा हूं, 12,000 के करीब नौजवानों के एफआईआर को वापस लिया गया। और ठीक है, जो लोग गलत हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई है, हम उनके खिलाफ हैं। जो बेगुनाह नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, जिनको एनआईए पकड़ रही है,
जिनको सीबीआई पकड़ रही है, राह पकड़ रही है, हम उनके हक में हैं। हम चाहते हैं कि उनका फैसला होना चाहिए। इस समय हुकूमत आप लोगों की है, आप लोगों का फर्ज बनता है। यहाँ पे एक हुकूमत नहीं है, यहाँ पे दो हुकूमतें हैं। एक एलजी साहब की हुकूमत है और एक सीएम साहब की, एनसी की हुकूमत है। अगर एनसी के अगर एज एक्सटेंशन की बात करती है तो एलजी साहब उसके एज को रिजेक्ट कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये है, फिलहाल आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों ने वादा किया था कि 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, वो भी नहीं आप लोग ला पाए। तो क्या करोगे आप लोग? इस करके हम जो चाहते हैं, चलिए शेख हमारा जो आंदोलन है 370 और 35A के लिए, वो चलता रहेगा और आने वाले समय में आगे भी इसके लिए हम लड़ाई करते रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ। तीन में आप सिमट गया। चलो ओवैस साहब, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे मेरे सवाल पर। कुछ रोज पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी थी कि ईवीएम का राग आलापना कांग्रेस बंद करे और हार को स्वीकार करे। और अभी जगदीप जी कह रहे हैं कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता कि पत्थरबाज बेकसूर है। आजकल आपकी ट्यूनिंग कुछ बन नहीं रही है। जी वैसा देखिए, हर एक का अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, लाइक कि वो भी अपने राय रख रहे हैं। तो लाइक मैं तो ग्राउंड की आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं कोई सियासत के वो ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पे कमाने नहीं बैठा हूँ। ये वही बीजेपी वाले और पीडीपी वाले हैं जो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब और बेटी को हमको कुछ भी होए, हम इनको सत्ता में आने नहीं देंगे। ये वही बीजेपी वाले हैं जिन्होंने फिर पीडीपी वालों के साथ हाथ मिलाया। ये वही पीडीपी वाले हैं जिन्होंने 12,000 एफआईआर, ये बीजेपी वाले जिन्होंने वो 12,000 एफआईआर कॉश करके उनको निकाला जी। ये जब इनको सत्ता पानी होती है या इनको उस टाइम पे जो भी मतलब ये मजहब को भी बेच देते हैं, ये लोगों को भी बेच देते हैं, क्योंकि सत्ता में इनको बैठना है। देखिए, मैंने आपको क्लियर पॉइंट कहा। मैंने आपको 1947 से टिल डेट स्टोरी आपको बताई। आप एक बड़े जर्नलिस्ट है, आपको आपकी भी नजर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे है कि क्या रियलिटी हकीकत क्या है। मैंने आपके सामने हकीकत बयां की। आपने 2019 5 अगस्त का जुल्म जम्मू कश्मीर के अवाम पे डाल दिया। अब आप एक राहत जो आपने प्रॉमिस किए कि हम जी स्टेटहुड वापस बहाल करेंगे, आप स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल कीजिए। आप दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी पे काम कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप लोगों ने की है, ये ज्यादा देर फिर रहने वाली है नहीं। आप लोगों ने कहा बस 2019 5 अगस्त 370 गया, आतंकवाद खत्म, 1 साल में 2 साल में, आज होते होते 5 साल हो गए। आपके सामने एनकाउंटर्स, जम्मू के एनकाउंटर्स है, आपके सामने गांधरबल में जो ओवैस साहब आपके मुताबिक ओवैस साहब आपके मुताबिक ये जो बदलाव है ये कॉस्मेटिक है। ओवैस साहब ये कॉस्मेटिक बदलाव है। लेट मी फिनिश। जब आप सत्य की बात करते हो, सच की बात करते हो, आप उस सच को भी याद कीजिए जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था 1947 में, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। फिर वो वादा तोड़ के फिर आप आगे चले, 1953 का वादा तोड़ा आप लोगों ने। फिर उसके बाद नौबत इधर तक पहुंच गई, जो स्टेट थी उसको आप लोगों ने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। आपने हमारे से 370 था क्या? 370 अभी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वही का वही है। उसमें क्या आपने हमसे राइट छीनी कि हमारा जमीन, हमारी नौकरियां, ये तो कोई भी स्टेट, चाहे दिल्ली वाला हो, बेंगलोर वाला हो, बॉम्बे वाला हो, वो भी अपने स्टेट का हक मांगेगा, अपने लोगों के हक के बारे में बात करेगा ही करेगा। देखिए, आप ये कॉस्मेटिक सर्जरी करके निकल जाएंगे, बट ये जो मैं एक युवा हूं, मैंने ये लाइफ के 35 साल देखा, ये टेररिज्म, ये चीजें, हमें आपके सामने भी कुछ छुपा ढका है नहीं। आप मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर पे सियासत बंद कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों पे सियासत। आप लोगों ने देश भर में
जम्मू कश्मीर का 370 भेजा। आपका वो इलेक्शन का एक टूल था, एक वो था कि हम पूरे देश भर में 370 भेज के हम 400 पार चले जाएंगे। मगर देश की जनता भी स्मार्ट है, उन्होंने आपको चेहरा दिखाया। देखिए, आप प्रोग्रेस की बात कीजिए, आप देश को नंबर 1 बनाने की बात कीजिए, हमारा उसमें आप लोगों का साथ होएगा। मगर जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रोमिसेस करते हो, उस पे आप फिर बैकफुट पे चले जाते हो, उससे दिल की जो वो दूरी है वो बहुत दूर चली जाती है। ये चलिए राकेश जी से जानना चाहते हैं। राकेश जी, रियल स्प्रिट नहीं थी 370 को हटाने या संशोधन करने की। आपने जम्मू कश्मीर को पूरे देश में राजनीति के लिए या वोट की राजनीति के लिए बेचा है, ये कहना है ओवैसी साहब का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में वजूद में आई जी, तो हमने तभी ये 3 मुद्दे रखे कि हम लोग एक दिन धारा 370 को यहाँ से हटाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर जो है वो बनाएंगे जी। तो इसलिए हम चाहे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे थोड़ी देर सरकार में, चाहे वो किसी और के साथ रहे, लेकिन हमने अपने मूल मुद्दों को, मूल भावना को हमने तब्दील नहीं किया। जब हमें मौका मिला हमने 370 को तोड़ दिया, खत्म कर। आपने तो धोखा दे दिया राकेश पंत जी, बीच में बात जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया था? आपने देख लिया ना वहां पर कितनी वोटें मिली, आपको कितनी सीट्स मिली। अभी शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। अरे मेरे भाई बोलने दो ना सोहित भाई, बोलने दीजिए मुझे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आजकल शेख ओवैस साहब से इन दोनों मेरे मित्रों की बन रही है, क्योंकि शेख ओवैस ने और शेख ओवैस की पार्टी ने और उनके मुख्यमंत्री ने ईवीएम के ऊपर, शेख ओवैस साहब तरीका ठीक था जिस तरह से आप लोगों ने 370 को खत्म किया। अभी रुक जाइए शेख ओवैस साहब, आप सच की बात करते हैं। मैं सच की बात कर रहा हूँ। रुकिए जरा। आजकल शेख ओवैस साहब, आजकल ये दोनों की आपसे बन रही है। अभी विनोद जी जिक्र कर रहे थे, तो वो इसलिए जिक्र कर रहे थे क्योंकि आजकल आपके जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ईवीएम के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। तो इसलिए ये दोनों जो खास करके कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, इसलिए एक बात तो ये हो गई। बात कीजिए, क्या 2005 अगस्त जो हमारे स्टेट के साथ किया गया, क्या वो तरीका ठीक था? हमारे जो झंडा, देश का झंडा हाथ में रखने वाले लोगों को आपने जेल में बंद कर दिया। आपने 1 साल पूरे जम्मू कश्मीर को जेल बनाया। आपने इंटरनेट काट दिए, आपने फोन लाइंस काट दिए। अगर आप यही तरीका। अभी रुकिए, बहुत हो गया, 1 मिनट रुकिए आप जरा, रुकिए शेख ओवैस। कौन से किस तरीके से छोड़ते, किस तरीके से हटाते वो बताइए ना। टेम्पररी वहां पर लिखा है संसद में, और संविधान में जब संसद में हटाया हमने, और टेम्पररी लिखा हुआ वहां पर, टेम्पररी लिखा हुआ, और जो टेम्पररी चीजें उनको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है वो हटाएगी और हटाएगी। आप देखते जाइए यहाँ पर क्या क्या होता है। और आप लोगों ने इतने सालों से जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पैदा कर रखा है, उसका भी हिसाब लिया जाएगा, भ्रष्टाचार जो आप लोगों ने पैदा कर रखा है जम्मू कश्मीर में, लोगों के, युवाओं के जो पैसे आप लोगों ने खाए, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। किस हिसाब से हटाते। और यहां तक स्टेट की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सीधे संवाद में कहा कि समय आने पर जो है वो स्टेटहुड जो है वो दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करिए आप लोग। वो समय लूटने के लिए नहीं देंगे, राज्य को लूटने के लिए नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने के लिए। मेरे भाई सुनो, 8 कारें फॉर्च्यूनर कारें आप लोग ले आए, 8 फॉर्च्यूनर कारें, 3 करोड़ 50 लीडर आपको जम्मू कश्मीर का नहीं बताएगा। आप लोगों ने, सुनिए ना जी जगदीप जी बोलिए। जगदीप जी भाई साहब मुझे मौका दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक सेकंड लूंगा मैं। शेख ओवैस बात कर रहे हैं, एक सेकंड लूंगा जगदीप भाई। शेख ओवैस बात कर रहे हैं, शेख ओवैस सुनिए मेरी बात। जिस पीडीपी के बारे में पहले सुनिए, बोलते थे कि बहुत हो गया, सुन लीजिए ना भैया। अरे धैर्य रखिए, सुनिएगा, धैर्य रखिए वालों के साथ अपने यहाँ पे सरकार। चलिए जगदीप जी आप बोलिए। जगदीप जी धैर्य रखिए, पहले को बताइए। विनोद जी, 3 करोड़
50 लाख के लगभग 8 फॉर्च्यूनर कारें जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कल परसों खरीदी है। 200 यूनिट बिजली नहीं दी गई इनको फ्री में, जो गरीब जनता ने बोला। जगदीप जी आप कंप्लीट कीजिए। जगदीप जी आपको समय नहीं मिलेगा, चलिए 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 जगदीप जी। जी 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 जगदीप जी। विनोद जी, पहली तो बात, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो बराए मेहरबानी बताएं कि ये राम माधव कौन था और क्यों कई 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप तत्कालीन गवर्नर ने लगाया। अभी इन्होंने सीएम साहब की गाड़ियों की बात की, तो मैं बता दूं 8000 करोड़ का हवाई जहाज, 10 लाख का चश्मा, 50 लाख का सूट, 15 लाख की घड़ी, और मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो परिधान मंत्री हमेशा से संबोधित करता हूं, वो ज्यादा बढ़िया है। तो बराए मेहरबानी सुनिए ना, सुन लीजिए ना भाई, आप ही ने आरोप लगाया ना, आप सुन लीजिए ना। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया भाई साहब, मेरी बात विनोद जी, दिस इज नॉट द वे, आई हैडंट इंटरप्टेड हिम। अब ये उछलना शुरू करेंगे, ये गलत बात है। जी मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं, सम्मान से कह रहा हूं, आप अपनी बात बोल, आपने अपनी बात बोल दी भाई साहब। अब आप सुनिए, आप सुनिए, राम माधव पर हमने आरोप नहीं लगाए। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। विनोद जी ये डिटेल कर रहे हैं सारा मुद्दे को। समय कम है जगदीप जी, 1 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा, समय की कमी है। ये गुजारिश है। विनोद जी, करण सिंह साहब ने जो कहा है वो वास्तु स्थिति है, और उन्होंने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि धारा 370 की टूटन से आतंकवाद रुकने वाला नहीं था। रही बात पत्थरबाजी की, तो मैं बता चुका हूं कि सैकड़ों नहीं हजारों निर्दोष लोग देश की अननोन जेलों में बंद हैं, उनको लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए। और भाजपा का जो सच है वो दुनिया के सामने। चलिए जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अवैध साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।